नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और न्यूज़ इन फोकस एक ऐसी सीरीज़ है जो कि आपको रेगुलरली करंट अफेयर्स से टच में रखेगी। एमपीपीएससी में भी करंट अफेयर्स का हेफ्ट और वेटेज बढ़ गया है, तो उस हिसाब से हमने इस पूरी क्लास को क्राफ्ट किया है आपके लिए। मैं चाहती हूँ आप रेगुलरली इस सीरीज़ को देखें, जिसकी वजह से आपका करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को 90 इयर्स पूरे हो चुके हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, किस प्रकार से ये काम करता है, इसके मैंडेट्स क्या हैं, फंक्शन क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। साथ ही साथ हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन सारी चीज़ों के बारे में भी इन डेप्थ जानेंगे। तो बने रहें मेरे साथ, और कोई भी सजेशन है बिना डरे आपको कमेंट सेगमेंट में बोल देना है और ये कंस्ट्रक्टिव सजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या एक्चुअली? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आखिर है क्या। जैसे जुडिशरी में हमारे पास सर्वोच्च पद पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। इसी तरह अगर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन देखना चाहते हैं, तो उसके टॉप मोस्ट पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है। इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है। इसको पूरी आज़ादी है मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ओरिजिन के बारे में बात करें तो इसने अपना कार्य 1 अप्रैल 1935 से शुरू किया था। 1935 से इसने अपना कार्य शुरू कर दिया था। एक एक्ट के द्वारा एक एक्ट लाया गया था, उसके अंतर्गत इसे बनाया था। वी ब्रॉट एन एक्ट बैक इन 1934। ये था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ये भी याद रखना है आपको, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और काम इसने कब करना शुरू किया? 1935 में। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है अगर हमसे पूछा जाएगा कि एक्ट कौन सा था, तो एक्ट था 1934 का, पर इसने कार्य कब करना शुरू किया? इसने कार्य करना शुरू किया 1935 में। ये क्या है? ये एक सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है जिसका काम क्या है? देखना कि वित्तीय स्थिति जो भारत की है, जो इकोनॉमी है इंडिया की, वो बैलेंस्ड वे में चले, इरैटिक ना हो। तो बहुत सारे मैंडेट्स इसके हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। अगर हम बात करें ये किसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे आई थी क्या? बिल्कुल आई थी। एक कमीशन है, उस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। तो याद रखना है ये भी नाम। हिल्टन यंग कमीशन ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए रिकमेंडेशन दिया था कि अगर आपको भारत की वित्तीय स्थिति समझनी है और सुधारनी है तो एक एपेक्स लेवल पर, सर्वोच्च स्तर पर एक निकाय होना चाहिए। तो उसने बोला कि आप एक बॉडी लेके आइए जिसका नाम आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रख दीजिए और इसका कार्य शुरू हो जाएगा 1935 से। दूसरी चीज़ यहाँ ये याद रखनी है, क्योंकि एक एक्ट के तहत आया है। एक्ट कौन सा है? आरबीआई एक्ट है कि नहीं? आरबीआई एक्ट के तहत आया है, इसी वजह से हम इसे स्टैट्यूटरी बॉडी भी कह सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो यानी कि पहली बात तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक तरह से इसे एक्ट के अंतर्गत लाया गया था। दूसरी चीज़ ये भी जानना है, ये प्री इंडिपेंडेंस बॉडी है। प्री इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? भारत को आज़ादी मिलने से पहले, बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, उससे पहले हमने इसे बना दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। यूपी आपसे एमपीपीएससी पूछ सकता है क्या ये प्री इंडिपेंडेंस बॉडी है? बिल्कुल है। क्यों? बिकॉज इट वॉज कंस्ट्रक्टेड और एस्टैब्लिश्ड बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1935। इट स्टार्टेड वर्किंग थ्रू एन एक्ट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो कोई भी बॉडी अगर किसी एक्ट के अंतर्गत बनाई जाती है उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। कोई भी बॉडी अगर इंडिपेंडेंस से पहले काम कर रही है उसे हम प्री इंडिपेंडेंस बॉडी कहते हैं। साथ ही साथ इसे हम कॉलोनियल बॉडी भी कह सकते हैं, यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान आई थी, ये कॉलोनी थी जब इंडिया,
तो कॉलोनियल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कॉलोनियल प्री इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। पर इसका नेशनलाइजेशन कब हो गया था? इससे पहले ये प्राइवेट बॉडी थी। हम एवोल्यूशन समझ रहे हैं ना, इससे पहले ये एक प्राइवेट बॉडी थी, पर इसका नेशनलाइजेशन 1949 में हो गया था। उसके बाद से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम कर रही है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये नेशनलाइज 1949 में हुई थी, उसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ गई। उससे पहले ये क्या थी? बिफोर दिस ये एक प्राइवेट बॉडी थी। जब से ये बनी थी उसके बाद से प्राइवेट बॉडी ही थी। उसके बाद नेशनलाइजेशन हुआ और फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ गई। 1937 तक इसका जो हेडक्वार्टर था बेटा, इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। ये भी आपको याद रखना है, यही सारी चीज़ें एमपीपीएससी पूछ सकता है। कोलकाता में था, बट लेटर ऑन इसको शिफ्ट कर दिया गया 1937 में। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में ही इसका हेड ऑफिस है, यानी कि यहाँ पे गवर्नर बैठते हैं। गवर्नर ऑफ हुम? गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो कि हैं शक्तिकांत दास जी। ठीक है, तो यहाँ आपको समझना है हेडक्वार्टर पहले कहाँ था? कोलकाता में था 1937 तक। फिर बाद में हमने इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया। कोलकाता से हम इसे कहाँ ले आए? मुंबई में। मुंबई सेंट्रल ऑफिस है इसका, हेडक्वार्टर है इसका, जहाँ पे गवर्नर आरबीआई के हैं वो बैठते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एवोल्यूशन हुआ है। किसका एवोल्यूशन हुआ है? आरबीआई का। दूसरी चीज़ आपसे एमपीपीएससी ये पूछ सकता है कि इसके पहले गवर्नर कौन थे? इसके पहले गवर्नर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के और मैनेजिंग डायरेक्टर्स में से एक थे। इनका क्या नाम था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो ये कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि इंडिपेंडेंस के बाद कौन गवर्नर बना था? इंडिपेंडेंस के बाद सीडी देशमुख साहब। सीडी देशमुख was the first governor of independent India RBI. Independent India RBI. अब मुझे आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि नेशनलाइजेशन के बाद 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ था। नेशनलाइजेशन के बाद पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? ये भी एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में हुआ, तो उसके बाद कौन गवर्नर थे? क्या ये सेम थे या डिफरेंट थे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉम्पोजिशन क्या है आरबीआई की। देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी बॉडी लोगों से चलती है, एक स्ट्रक्चर्ड लोगों से चलती है, तभी क्या बढ़ती है? अकाउंटेबिलिटी। इसी प्रकार से आरबीआई चलती है सेंट्रल बोर्ड की वजह से। तो ये आपको पहली चीज़ याद रखनी है कि ये सेंट्रल बोर्ड के माध्यम से काम करती है। अब सेंट्रल बोर्ड में भी दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरीज है ऑफिशियल डायरेक्टर्स की, और दूसरी कैटेगरी है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की। ऑफिशियल डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें गवर्नर हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं, और नॉट लेस देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। मतलब एक तो आपके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, और उसके साथ कम से कम इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर्स मिनिमम होने चाहिए। मैक्सिमम की यहाँ कोई लिमिट नहीं दी गई है। फिर उसके बाद आते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ये कौन है? ये नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से 10 गवर्नर रहेंगे नॉन ऑफिशियल, प्लस 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल रहते हैं। और ये तो नॉमिनेटेड हैं किनके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर दूसरे कैटेगरी में रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं,
4 लोकल बोर्ड्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, लोकल बॉडीज या लोकल बोर्ड्स, ठीक है। तो अनऑफिशियल और ऑफिशियल इस तरह से हैं। दूसरी चीज़, ये चलते किस प्रकार से हैं, ये बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन की मदद से चलते हैं। ये तो सेंट्रल बोर्ड है। सेंट्रल बोर्ड किसके तहत बना है, सेंट्रल बोर्ड बना है, ये भी आपको चीज़ याद रखनी है, आरबीआई एक्ट के अंतर्गत ही, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत ही सेंट्रल बोर्ड बना है। सेंट्रल बोर्ड को मदद करने के लिए एक और बॉडी है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, ये भी आपको याद रखना है। हेल्प इसको कहाँ से मिलती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, बोर्ड ऑफ, यहाँ लिख देती हूँ, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन क्या आरबीआई एक्ट के तहत बना था, ये एक्चुअली एक रेगुलेशन के तहत बना है। बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन 1994 में एक रेगुलेशन आया था, इस रेगुलेशन का नाम है आरबीआई बोर्ड ऑफ सुपरफिशियल, माफ़ कीजिएगा, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन 1994 एक रेगुलेशन आई थी, इसका जन्म 1994 में हुआ था इस रेगुलेशन के द्वारा, ठीक है। इस रेगुलेशन के द्वारा बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन आई, किसके लिए आई, ताकि ये मदद कर सके सेंट्रल बोर्ड की, जो कि खुद 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ऑफिशियल डायरेक्टर्स है इसमें, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ऑफिशियल डायरेक्टर्स के अंतर्गत गवर्नर हेड है, साथ ही साथ नॉट मोर देन 4, माफ़ कीजिएगा, नॉट लेस देन 4, मिनिमम 4 डेप्यूटी गवर्नर्स इसके पास हैं, ठीक है। ये आपके ऑफिशियल है। दूसरा नॉन ऑफिशियल है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट किए गए 10 अलग गवर्नर्स हैं, साथ ही साथ 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल रहेंगे, ये फुल टाइम नहीं है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये फुल टाइम है, ऊपर वाले जितने हैं क्योंकि इनका काम ही यही है, तो ये फुल टाइम है, और ये नीचे वाले जो फुल टाइम नहीं हैं, इसमें 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल भी रहते हैं, और फिर रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं 4 लोकल बोर्ड्स, 4 लोकल बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो 4 + 10 14 15 16, ठीक है। 17 प्लस बाकी के 4, ऑफ कोर्स इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से कॉम्पोजिशन, अगर आपसे एमपीपीएससी में पूछा जाए कॉम्पोजिशन क्या है आरबीआई का, तो आप यही लिखेंगे, मतलब कौन कॉन्स्टिट्यूट होता है, किस एक्ट के तहत होता है, और बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन क्या है, ये रेगुलेशन 1994 के द्वारा आया है, जिसकी वजह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसी की मदद से काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी छोटी पर बड़ी बातें आपको याद आनी चाहिए। दूसरी चीज़ अब हमें यहाँ ये ध्यान देनी है कि बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई का रोल क्या है। देखो, आरबीआई का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तो ये है कि ये इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना चाहता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्थिरता रहे, फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो। और ये किस हिसाब से करता है, ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के मदद से करता है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ टूल्स होते हैं जिसको ये फॉलो करता है, जैसे कि तुम्हारा रेपो रेट, सब मैं अलग अलग से भी समझाऊंगी, डरिएगा नहीं। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद आता है आपका बैंक रेट, फिर आता है आपका CRR जो कि है कैश रिजर्व रेशियो, फिर आता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सारी क्या चीज़ है वो भी मैं बताऊंगी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इन मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करके ये कोशिश करता है कि बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, लिक्विडिटी ना हो हमारी इकॉनमी में। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे चीज़ें।
अगर लोग डिमांड करेंगे तो सप्लाई उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी। अगर डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई उस हिसाब से बढ़ नहीं पा रही है तो इस गैप में क्या हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। जब कम चीज़ें हैं, कम सामान है पर उसका डिमांड ज़्यादा है तो वो प्राइसेस को पुश करेगी ऊपर की तरफ, और जब प्राइसेस पुश हो जाते हैं तो इन्फ्लेशन हो जाता है। इसीलिए ये इन मॉनेटरी टूल्स की मदद से क्या करना चाहता है, इन मॉनेटरी टूल्स की मदद से ये चाहता है कि लिक्विडिटी कम रहे, मार्केट में लिक्विडिटी नॉर्मल रहे, स्टेबल रहे। और दूसरा इसका मैंडेट यही है कि ये इन्फ्लेशन, पहला तो ये है, दूसरा है ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहता है। इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू इट्स मैंडेट ये चाहता है कि 2% से 6%, 2% to 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहे। स्टेबिलिटी तब आएगी जब 4% का इन्फ्लेशन रहेगा। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इम्पॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन नहीं होगा बिजनेसेस में प्रॉफिट बनाने की चाह नहीं होगी कि हम यहाँ इन्वेस्ट करें। अगर कोई इन्फ्लेशन नहीं, मतलब डिमांड शायद उतनी नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा इन्फ्लेशन भी रहना ज़रूरी है। 2% के नीचे गिर जाएगा तब भी इकोनॉमी रुक सकती है, 6% के ऊपर चला जाएगा तो कुछ ज़्यादा ही इकोनॉमी ब्लास्ट करने लगेगी। इस वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहता है। तीसरा, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करता है। कुछ एक्ट्स हैं जैसे फेमा एक्ट, इसको मैनेज करता है। ठीक, तीसरी याद होनी चाहिए आपको, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, ये गवर्नमेंट को भी बैंकिंग फैसिलिटी देता है। गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बैंकिंग फैसिलिटी देता है। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन यही करवाता है। और ये बैंकर टू द बैंक भी कहा जाता है। यहाँ लिख देती हूँ, अगर बैंक्स को हेल्प चाहिए होती है पैसे के मामले में तो बैंक्स इनके पास ही जाते हैं। तो ये बैंकर टू द बैंक्स, अलग अलग कमर्शियल बैंक्स होंगे उनकी मदद करेगा। साथ ही साथ ये करेंसी भी इशू करता है, तो इन्हें हम इशूअर ऑफ करेंसी भी कहते हैं। इतने सारे रोल प्ले करता है। जैसे कि आपने डीमोनेटाइजेशन में देखा, जब प्रॉब्लम आई करेंसी को लेके तो सबसे पहले कौन उठ खड़ा हुआ, आरबीआई। आरबीआई ने कहा कि 500, 1000 के नोट बंद हो गए, कोई बात नहीं, हम छपवाएंगे, हम इशूअर ऑफ करेंसी हैं। तो इतने सारे कार्य करता है आरबीआई, मजाक नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे लिए। चलिए अब देख लेते हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखें, कभी कभी एक्ट्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो एक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा काम करता है। हमें पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पैरामाउंट है। उसके बाद ये पब्लिक डेट एक्ट 1944, साथ ही साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट 2006 के अंतर्गत भी काम करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2007, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 जिसके द्वारा बहुत सारे बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये मैंने आपको बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यही करता है, देखता है कि इंडियन करेंसी का वैल्यू बहुत ज़्यादा घटे नहीं और बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं अगेंस्ट द डॉलर। उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट ऑफ 2002, इसको भी ध्यान में रखता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 के अंतर्गत भी काम करता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007 जिसके अंदर नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई ये सारे ऐप्स चलते हैं। साथ ही साथ फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 के अंतर्गत भी काम करता है। तो ये अलग अलग एक्ट्स हैं जिनके द्वारा आरबीआई काम करता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में समझाऊंगी आपको, तो सबसे पहला मॉनेटरी पॉलिसी टूल जो आरबीआई यूज़ करता है वो है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? बहुत ही आसान है इसको समझना। ये ऐसा रेट है, इट इज़ अ रेट at which the banks borrow money from the RBI। यानी कि ये एक ऐसा रेट है जिससे बैंक, जो कमर्शियल बैंक्स है, छोटे छोटे बैंक्स है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लोन में लेते हैं। अगर ये ध्यान रखना है,
पूरी वित्तीय स्थिति भारत की अगर हमें समझनी होगी तो हमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो रेपो रेट ये ध्यान रखना है, ये ऐसा रेट है जिस पे छोटे बैंक्स जो होते हैं, सबसे सर्वोच्च स्थिति तो इनकी है, इनसे छोटे बैंक्स पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, बोरो करते हैं। तो अगर रेपो रेट बहुत कम होगा, अब यहाँ समझने वाली बात है, इसलिए दिमाग एकदम तंदुरुस्ती से खोल लीजिए। अगर रेपो रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, अगर डिक्रीज हुआ तो मतलब बोरो कर सकते हैं छोटे बैंक्स बहुत ही कम इंटरेस्ट दर पे। तो जब भी आप खुद को समझिए, मान लीजिए आप बैंक हैं, आपको लग रहा है आरबीआई हमें बड़े ही कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा काफ़ी दे रहा है, तो हम जाके उनसे ज़्यादा लेने लगेंगे। तो जैसे ही रेपो रेट घटेगा वैसे ही लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी मतलब कैश कितना है हमारी इकोनॉमी में, वो बढ़ेगी, ये ध्यान रखना है। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर रेपो रेट कम हुआ तो ज़्यादातर बैंक्स लेंगे, बैंक्स विल बोरो मनी, ठीक, बैंक्स विल बोरो मनी। क्यों? ताकि वो कंज्यूमर्स को उधार दे सकें, ताकि वो कंज्यूमर्स को उधार दे सकें। और कंज्यूमर्स को उधार दे के क्या होता है, वो कंज्यूमर से इंटरेस्ट लेके पैसे कमा रहे होते हैं, प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो कंज्यूमर्स को भी काफ़ी सारा लोन मिलेगा, और कंज्यूमर्स को अगर लोन ज़्यादा मिलेगा तो कंज्यूमर्स क्या करने लगेंगे, डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे चीज़ों की, क्योंकि अब इनके पास बहुत सारा पैसा इनके हाथ में बैंक के द्वारा आ चुका है, इनकी डिमांड बढ़ेगी। पर उसी तरह अगर सप्लाई नहीं बढ़ पाई, अगर सप्लाई कम बढ़ी, इतनी ही बढ़ पाई, तो ये जो गैप है, ये गैप किसका हो जाता है, ये गैप हो जाता है इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत समय से आरबीआई ने रेपो रेट को स्थिर रखा है, बहुत ज़्यादा क्या किया है, घटाया भी नहीं है और बढ़ाया भी नहीं है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर रेपो रेट कम हो गया तो ज़्यादा बैंक जाएंगे आरबीआई के पास से पैसा लेने के लिए। अगर रेपो रेट घटा है तो, अगर रेपो रेट बढ़ गया तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। रेपो रेट अगर बढ़ गया तो बैंक्स को लगेगा कि इतने बड़े इंटरेस्ट रेट पे हम नहीं जाएंगे पैसा लेने, तो इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे वो जाके पैसा नहीं लेंगे, जिसकी वजह से उनके पास भी, बैंक्स के पास भी कम पैसा होगा, किनको देने के लिए, कंज्यूमर को देने के लिए। क्योंकि अगर कंज्यूमर लोन लेना चाहेगा तो उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो कंज्यूमर नहीं चाहेगा पैसा देना। इसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में लिक्विडिटी या कैश की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो रेपो रेट अगर डिक्रीज़ होता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है, और रेपो रेट अगर इंक्रीज़ होता है, ये भी ध्यान रखना है, लिख देती हूँ, अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है तो लिक्विडिटी कम हो जाती है, विल डिक्रीज, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ ये जान लेते हैं, ये तो हमने रेपो रेट के बारे में बात की, दूसरी चीज़ हम जान लेते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या हो रहा था, रेपो रेट में बैंक जा रहे थे पैसा लेने, आरबीआई से उधार लेने। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, आरबीआई पैसा लेगा, किससे लेगा, उधार पे लेगा, बैंक से। आरबीआई विल बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स ठीक, यहाँ पे उल्टा हो रहा है क्योंकि रिवर्स है ना, कमर्शियल बैंक्स। अब यहाँ पे रेपो रेट को बढ़ाया घटाया क्यों जाता है, ये भी लिक्विडिटी से संबंधित है। अब फिर से दिमाग को तंदुरुस्त करके सुनना है। देखो, जब भी रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, जब भी रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा, तो रेट इंक्रीज हुआ मतलब बैंक्स को लालच आएगी कि अगर आरबीआई ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं तो मैं आरबीआई को अगर अपना पैसा देता हूँ और ये मुझे रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज़ करके ज़्यादा ब्याज दर पे ये मुझे पैसे देगा, तो मैं कंज्यूमर को नहीं दूंगा, मैं बल्कि मेरे पास अगर 100 रुपये हैं
तो मैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने रिवर्स रेपो रेट के दौर से मेरा ब्याज दर बढ़ाया है, तो मेरी लालच आरबीआई के पास चली जाएगी। ठीक है, तो वो पैसा कंज्यूमर को या फिर नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया को ना देके मैं किसको दे दूंगा? मैं आरबीआई को दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? क्योंकि आरबीआई मुझे ज़्यादा ब्याज दर पे दे रहा है। कंज्यूमर जो है, सिटीजन जो है, उसको अगर मैं लोन देता हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं दे पा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक लिमिट तक ही आप लोन का इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आरबीआई की चालाकी क्या होती है कि अगर मैं रिवर्स रेपो रेट बढ़ाऊंगा तो बैंक क्या करेंगे? बैंक विल गिव लोन टू आरबीआई, ये आरबीआई को दे देंगे। अगर सारा पैसा आरबीआई के पास चला गया इसी के थ्रू, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट अच्छे ब्याज दर पे बैंकों को पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी। लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो हमने किसको दे दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सारा अगर पैसा पड़ा है तो मेरे पास कंज्यूमर्स को लोन देने के लिए कम पैसा होगा। कंज्यूमर्स को लोन देने के लिए कम पैसा होगा, इसका मतलब कंज्यूमर के पास ज़्यादा डिमांड करने की हिम्मत नहीं होगी। हिम्मत नहीं होगी तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन घटेगा। तो ये सारी चीज़ें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के थ्रू यूज़ करता है। ठीक है, नाउ दूसरी चीज़ अब हम देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो एक अमाउंट है। दिस इज एन अमाउंट that is mandated by the RBI। कौन मैंडेट करता है? आरबीआई ही करता है। That banks should keep with the RBI। That banks should keep with the RBI। In simple terms अगर मैं कहूँ तो ये वो पैसे का अमाउंट है, एक रेशियो है जो आरबीआई कहता है अपने डिमांड और नेट टाइम लायबिलिटी का एक रेशियो तुम मेरे पास बचा के रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम और लोन दो। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाया जाएगा तो बैंक्स को क्या करना पड़ेगा? आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? बैंक के पास कम पैसा बचेगा कंज्यूमर्स को देने के लिए। अब उसकी वजह से क्या होगा? कम पैसा बचेगा कंज्यूमर्स को देने के लिए। अगेन लिक्विडिटी मार्केट में, इकोनॉमी में कम होगी, क्योंकि बैंक तो कंज्यूमर को दे नहीं रहा है। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होता है, यहाँ फिर देखते हैं, कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज होता है तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? लिक्विडिटी कम हो जाएगी। कैश रिजर्व रेशियो अगर डिक्रीज होता है तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, क्योंकि अब वो आरबीआई के पास नहीं दे रहा है रखने के लिए। तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लिक्विडिटी जब डिक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आता है, तो ये इन्फ्लेशन विल कम डाउन, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हमने देखा कि कैश रिजर्व रेशियो यहाँ पे कम रखना है, मतलब बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा हो गया देने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ी तो इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि अब कंज्यूमर ज़्यादा पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अलग अलग मॉनेटरी टूल्स का इस्तेमाल करके, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करके आरबीआई हेल्प करता है कि हमारी इकोनॉमिक स्टेटस सही रहे। अब दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन्हीं में से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या है? Statutory liquidity ratio is an amount that banks have to keep with themselves, जो कमर्शियल बैंक खुद के साथ रखते हैं। वहां पे हमने कैश रिजर्व रेशियो में देखा कि कैश जमा करना था, राइट? बट यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। कैश, सिर्फ यहाँ पे कैश नहीं रख सकते आप, कैश के साथ यहाँ पे
गोल्ड भी रख सकते हैं कुछ अमाउंट, और साथ ही साथ अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी रख सकते हैं जो लिक्विडिटी में हाई हो, जिनको जल्दी हम यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैं बेचना चाहूँ इन इंस्ट्रूमेंट्स को तो ईजिली यूज़ कर सकती हूँ। फिर वही बात हो गई, अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ गया, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कहा कि आप अपने साथ ज़्यादा लिक्विड सामान, लिक्विड मतलब पीने वाला लिक्विड नहीं, लिक्विडिटी का ये मतलब है कि कितनी जल्दी एक अमाउंट को एनकैश करा सकते हैं, कितनी जल्दी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप कैश में बदल सकते हैं, ताकि क्योंकि कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड है, कैश हर जगह एक्सेप्टेबल है, इस वजह से कैश हाईली लिक्विड माना जाता है। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में सिर्फ कैश नहीं, कोई भी बैंक अपने खुद के पास अकॉर्डिंग टू द आरबीआई मैंडेट कैश भी रख सकता है, गोल्ड भी रख सकता है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स भी रख सकता है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अगर बढ़ाया जाएगा तो बैंक से ये एक्सपेक्टेड है कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट अपने पास रखेंगे। फिर यहाँ क्या होगा, लिक्विडिटी नीचे चली जाएगी क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं होंगे आरबीआई बैंक्स के पास कस्टमर्स को देने के लिए। लिक्विडिटी कम हुई तो इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। और अगर हम यहाँ पूछें कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अगर घटाया जाएगा, सेम चीज़ यहाँ पे बना दें, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अगर घटाया जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक लिक्विडिटी में इंक्रीज आएगा, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो डिक्रीज होगा तो लिक्विडिटी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज आएगा, और इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन विल बी इंक्रीज्ड, इन्फ्लेशन ऊपर चला जाएगा। तो इस हिसाब से अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स बैंक इस्तेमाल करता है। बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिस पर आरबीआई अन्य बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। बस इतनी चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। इसमें सिग्निफिकेंस क्या है आरबीआई का, देखो पहला सिग्निफिकेंस है कि आरबीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, ये गवर्नमेंट के लिए एक तरह का ऑप्शन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बनता है। अगर गवर्नमेंट कहीं से लोन नहीं ले सकती तो आरबीआई से ज़रूर ले सकती है। तीसरा, ये इशूअर ऑफ करेंसी है, ये करेंसी देता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखता है। चौथी चीज़, अब इसके 1 2 3 4 5, ये पांचवी चीज़ जो मैं बता रही हूँ, ये डेवलपमेंट में भी काम आता है। ये अलग अलग पॉलिसी टूल्स के ज़रिए ये डेवलपमेंट करता है, किसकी, बैंक्स की। तो बैंक्स को भी ये मैंडेट देता है कि आपको अपने कस्टमर्स को बेस्ट पॉसिबल सर्विस कैसे देनी है। साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में कोई फेलियर ना हो, बैंकिंग सिस्टम में कोई फेलियर ना हो, सिस्टम शुडंट फेल, क्योंकि बैंक्स के पास लोगों के पैसे होते हैं। अगर बैंकिंग सिस्टम फेल हो गई तो सब कुछ फेल हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमको आरबीआई के नज़रिए से आज जाननी ज़रूरी थी। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो आपको करेक्टली सॉल्व करके आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है। द आरबीआई इज़ द बैंक ऑफ इशू, RBI acts banker to the government, RBI is bankers bank, RBI does not regulate the flow of credit, credit का मतलब यहाँ पे लोन से है कि लोन के फ्लो को ये बिल्कुल भी नहीं देखता है। चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट सेगमेंट में सही आंसर इसका क्या है। PDF के लिए MPPSC उत्कर्ष को ज़रूर फॉलो करें और आप ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।